नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं कक्षा 9 बिहार बोर्ड का कक्षा 9 का ये रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करेंगे। चूँकि ये अध्याय बहुत लंबा है इसलिए अलग अलग भागों में ये वीडियो बनाया जाएगा। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इसको देखें तो प्लेलिस्ट में जाके इसके बाद के क्लासेस को भी आप देखेंगे तो आपको कक्षा 9 का बिहार बोर्ड का रसायन शास्त्र का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आपको सीक्वेंस वाइज ये अध्याय जो मैंने पढ़ाया वो मिलेगा और फिर इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो धैर्य से आप इस क्लास को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या है कि हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती है जिन्हें हम देखते या अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए अपने सामने रखी पुस्तक को हम देख सकते हैं। यह पुस्तक कुछ स्थान घेरे रहती है। पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान इसका आयतन कहलाता है। क्या कह रहा है कि हम जो कुछ भी देख पाते हैं, जितना भी चीज़ हमको दिखाई देता है, चाहे वो बुक हो या फिर ये पेंसिल हो या फिर ब्लैक बोर्ड हो, मोबाइल हो, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, थाली, ग्लास, बोतल, कुर्सी, टेबल, पलंग, हर कोई चीज़ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो कोई ना कोई पदार्थ है, या फिर वो तरल पदार्थ है या फिर वो ठोस पदार्थ है, या फिर हम गैस के रूप में वायु को देखते हैं जिसमें भी अलग अलग तरह के वायु हैं, अलग अलग तरह की गैसें हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते लेकिन उनका हम अनुभव कर पाते हैं। कोई सी वस्तु जो स्थान घेरता हो उसको क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। उस वस्तु का वो आयतन है। पुस्तक को ऊपर उठाने में कुछ बल लगाना पड़ता है। किसी भी वस्तु को उठाने में हमको कुछ न कुछ बल लगाना पड़ता है। जो वस्तु बहुत हल्की है, मान के चलिए ये जो पेंसिल है, इसको हम जब हाथों में लेते हैं तो हमको इसका कोई भी वज़न नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर इसी जगह पे हम 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 पेंसिल कर दें तो फिर उसका वज़न हमें एहसास होने लगता है। लेकिन हम एक छोटी सी छोटी वस्तु को भी उठाने के लिए हमको बल लगता है, उसमें ताकत लगता है। हम इस हाथों को जो उठाते हैं इसमें भी ताकत लगता है। चूँकि ये हाथ हमारा है इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं, जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो इन हाथों को भी उठाने का ताकत हमारे शरीर में नहीं रहता है, तब हमें ये हाथ का भी वज़न महसूस होता है। ऐसे नहीं होता है। तो जो कुछ भी वस्तु को उठाने में भार महसूस हो उसको हम क्या कहते हैं, वो द्रव्यमान कहलाता है। हम अपने चारों ओर फैले वायु को नहीं देख सकते हैं किंतु वायु को स्पष्ट अनुभव हमें हर क्षण होता है। यदि एक रिक्त बैलून यानी खाली बैलून को तौल लिया जाए, उसका वजन कर लिया जाए और फिर उसमें वायु भरकर उसका वजन लें तो पता चलता है कि वायु में भी भार होता है। जब आप एक खाली बैलून को, जिस बैलून में हवा नहीं है, खुला हुआ बैलून है, उसको आप वज़न कर लें और उसमें फिर से आप हवा भर दें और तब जब आप उसका वज़न करते हैं तो उसमें कुछ वज़न आता है। माना कि वो वज़न बहुत कम होगा लेकिन वज़न होगा। तो हवा में भी द्रव्यमान है, हवा में भी वज़न है। इसके अतिरिक्त बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर वायु का आयतन भी होता है। जब उस बैलून में जितनी हवाएं भरी गई है, वो हवा जितने स्थान को, वो बैलून जितने स्थान को घेर रहा है, उस जगह को बाधित कर रहा है, वो जगह उस बैलून का आयतन कहलाएगा। तो यानी उस हवा का वो आयतन हो गया। पदार्थ के अन्य उदाहरण हैं लकड़ी, कपड़ा, कागज, बर्फ, स्टील, जल, तेल इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ हैं। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने अथवा
लाने अथवा ले जाने के लिए कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ अवरोध भी उत्पन्न करता है। जमीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठाने के लिए हमें थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ता है। अतः पदार्थ को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्या होता है, जब हम किसी भी पदार्थ को यानी किसी भी वस्तु को जब हम उठाते हैं तो हमको उसमें बल लगाना पड़ता है, वो अवरोध उत्पन्न करता है। उसी अवरोध के कारण उसमें वजन होता है, जिस वजह से वो अवरोध उत्पन्न करता है। अब देखिए, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, वो पदार्थ कहलाती है। क्या है, जो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो उसमें और आयतन हो। द्रव्यमान क्या है, वो उसका जो भार है। आयतन क्या हुआ, जो वो जगह घेरता है उसको आयतन कहते हैं। और अवरोध हमको उठाने में जो बल लगता है वो अवरोध है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य क्या है, अब देखिए, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। द्रव्य किसको कहते हैं, जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रिया से हम उसको दूसरे चीज़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, या दूसरा चीज़ हम उसको नहीं बना सकते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, चीनी एक द्रव्य है। जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। वाष्पन के फलस्वरूप प्राप्त चीनी और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता है। मान लेते हैं आप एक गिलास में 10 ग्राम चीनी को घोल दें और फिर उस गिलास के पानी को धीरे धीरे गर्म करें। गर्म होके वाष्पित होके वो जल वाष्प बन के निकल जाएगा और उसमें जो बच जाएगा वो चीनी बचेगा, और वो चीनी कितना बचेगा, वो 10 ग्राम ही बचेगा। तो हम उसके द्रव्यमान को इधर से उधर नहीं कर पाए। अतः चीनी एक द्रव्य है जो तरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, चूना या चूना पत्थर आदि भी द्रव्य के उदाहरण हैं। इसके विपरीत दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है, क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। इसी प्रकार समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज, कोयला आदि भी मिश्रण है, शुद्ध द्रव्य नहीं है। इस जगह कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध में जो जल की मात्रा है वो दूध के बॉयल होने से, गर्म होने से वाष्पित होके और निकल जाएगा, तो दूध का वजन घट जाएगा। या फिर समुद्र के जल को अगर हम गर्म करते हैं तो समुद्र के जल में जो जल है वो वाष्पित होके निकल जाएगा और उसमें जो नमक है, उसमें जो क्षारीयता है वो बच जाएगा। उसी तरह मिट्टी, खनिज, कोयला आदि भी मिश्रण है। मिट्टी भी एक पदार्थ का बना हुआ नहीं है, इसमें बहुत सारे चीज़ हैं। खनिज भी एक पदार्थ के बने हुए नहीं हैं, कोयला खनिज के अंदर ही आता है। ये सभी क्या है, शुद्ध द्रव्य नहीं हैं। शुद्ध द्रव्य वही हैं जो भौतिक परिवर्तन नहीं करे। पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ कणों का बना होता है। प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ लकड़ी की एक गुटिका की तरह अनवरत होती है। इसमें छोटे छोटे कण नहीं होते, किंतु पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। इस जगह हम थोड़ा सा आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। जब आप इसी 9th क्लास का जीव विज्ञान पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, उसमें आप कोशिकाओं के बारे में पढ़े होंगे। तो जिस तरह जीवों की संरचना कोशिकाओं पे आधारित है, उसी तरह पदार्थ की संरचना छोटे छोटे कणों पे, जिन कणों को हम देख नहीं सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। मान के चलिए कि आप एक ईंट लीजिए, उस ईंट को आप महीन बारीक उसको आप पीस दीजिए, उसके बाद उसको पानी में घोल दीजिए। पानी में घोलने के बाद वो एकदम से पानी में घुल गया, उसमें से एक बूंद
पानी का आप उसको निकालिए, फिर उससे उसको अलग कीजिए। उसका एक छोटा रूप जो आपके हाथ में लग के रह गया, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी एक छोटा कण है, वो पदार्थ का इकाई है। जिस तरह मानव शरीर या फिर कोई सा भी जीव शरीर के निर्माण के लिए कोशिका एक इकाई तंत्र है, उसी तरह किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए सबसे छोटे अणुओं की वो इकाई है, उसी से उसका निर्माण हुआ है। कार्यकलाप है, एक बीकर में आधा जल भर लें, बीकर में जल का स्तर चिन्हित कर दें। अब इस जल में थोड़ी चीनी डालें और कांच की छड़ की सहायता से उसे चलाकर घुला दें। आप देखेंगे कि चीनी जल में लुप्त हो गई, किंतु बीकर में जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। जरा पता करें कि चीनी कहाँ लुप्त हो गया। वस्तुतः पदार्थ की संरचना अनवरत नहीं होती, बल्कि यह कणों की बनी होती है। चीनी में अनेक अलग अलग कण होते हैं, इसी प्रकार जल भी अलग अलग कणों का बना होता है। चीनी के कण जल के कणों के मध्य उपलब्ध रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। यही कारण है कि बीकर में जल का स्तर ऊपर नहीं उठता है। ये जो आप जल देख रहे हैं, ये जो जल है, इस जल का आप जब फव्वारे के द्वारा जल निकलता है, स्प्रे के द्वारा आप परफ्यूम मारते हैं, उसमें जो स्प्रे निकलता है, उसमें निकलने वाले स्प्रे के एक कण को भी आप 1000 बार लाख बार तोड़ेंगे तो वो टूट के एक टुकड़ा बनेगा। उस टुकड़े में भी अलग अलग कण होते हैं। उन कणों के बीच में भी कुछ जगहें होती है, खाली जगह होती है। और चीनी जो है वो भी उसी तरह से बारीक चीनी का एक छोटा टुकड़ा जो है, जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, 1 लाख 1.5 लाख पावर अधिक करके जब माइक्रोस्कोप पे आप उसको देखते हैं तो वो एक चीनी का टुकड़ा, उसके चारों ओर भी कण होते हैं और उसमें भी खाली स्थान होती है। तो जैसे ही वो जल में आप चीनी को डालते हैं तो जल के छोटे कण और चीनी के छोटे कण आपस में मिलते हैं और उन दोनों के छोटे कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें एक दूसरे के कण समा जाते हैं। इस वजह से पानी में जब आप चीनी को डालते हैं तो पानी का स्तर ऊपर नहीं आता है। पानी में जो खाली जगह है उसमें चीनी के कण समा जाते हैं। तो इतने छोटे कणों से पदार्थों का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा समझाए गए चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यदि चीनी की संरचना अनवरत होती तो लकड़ी के गुटिका की तरह चीनी भी अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर देती, जिससे जल का स्तर ऊपर उठ जाता। इससे पहले जो कुछ दार्शनिकों का मत था, कुछ विज्ञान को जानने वाले लोगों का मत था कि पदार्थ जो है एक लकड़ी की गुटिका के तरह पदार्थ का निर्माण है। वो बात इस जगह आके असत्य साबित होता है, क्योंकि चीनी जब पानी में जाता है तो चीनी घुल के पानी के स्तर को ऊपर नहीं करता है। इससे साफ जाहिर है कि चीनी उतने ही छोटे कणों से बना हुआ है जितने छोटे कणों से जल बना हुआ है, और हर एक कण के बीच में खाली जगह है। उस जगह में जल चला जाता है और जल के जगह में चीनी के कण चले जाते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसे निम्नलिखित कार्यकलाप द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। अब देखिए क्या कार्यकलाप है। इसको समझने के लिए एक बीकर में 100 ml जल, एक कांच के बर्तन में, ग्लास के आकार का जो बर्तन है, उसमें आप क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट के कुछ रवे को घुला दें, मतलब डाल के उसको मिला दें। विलयन का रंग नीला होगा। अब दूसरा चरण में क्या कर रहा है, प्रथम चरण से प्राप्त नीले विलयन में से 10 ml, इस 100 ml में आपने कुछ कॉपर सल्फेट के रवे को मिलाया, इसमें जो कलर आया उसमें से कह रहा है 10 ml को निकाल के विलयन लेकर दूसरे बीकर में रखे 100 ml जल में डाल दें।
अब आप तीसरे चरण में क्या करेंगे, उस दूसरे चरण से 10 ml उस रंगीन जल को लेके तीसरे बीकर में मिला देंगे। इस प्रक्रिया को आप 5 से 8 बीकर जल के साथ करें। प्रयोग करने पर पता चलता है कि अंतिम विलयन का रंग भी नीला ही रहता है। यद्यपि विलयन के रंग का गाढ़ापन क्रमशः घटता जाता है, अतः यह कार्यकलाप दर्शाता है कि कॉपर सल्फेट के कुछ ही रवे जल के अधिक से अधिक आयतन को रंगीन बना सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब कॉपर सल्फेट के एक छोटे से रवे में लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कोई सा भी पदार्थ जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बना हुआ है और उन कणों में भी उसके चारों ओर छोटे छोटे कण हैं और वो एक दूसरे के ओर आकर्षित हैं। उसके अंदर अंतराण्विक बल काम करता है और अंतराण्विक स्थान होता है। उस अंतराण्विक स्थान में जल चला जाता है और जल के अंदर जो अंतराण्विक स्थान है उसमें इस कॉपर सल्फेट के जो छोटे रवे हैं, जो सबसे छोटे दाने हैं, इकाई जिसको कहा जाता है, वो उस जल में समा जाता है। इसलिए ये कहना कि पदार्थ एक लकड़ी की छोटी गुटिका के समान होती है, ऐसा नहीं है, ये असत्य है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण जो हैं वो अनवरत गतिशील रहते हैं और जब आप उनको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो और गतिमान हो जाते हैं। पदार्थ के कण अस्थिर नहीं हैं बल्कि हमेशा गतिशील रहते हैं। इसे निम्नलिखित कार्यकलाप द्वारा समझा जा सकता है। अगरबत्ती की एक सलाई कमरे के एक कोने में रख दें। कुछ दूरी से इस अगरबत्ती की गंध को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, हाँ, उसके निकट जाने पर गंध अवश्य महसूस होगी। अब एक माचिस की सहायता से अगरबत्ती को जलाएं। इसकी गंध को आप कुछ दूरी से ही महसूस कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि अगरबत्ती में उपस्थित इत्र के कण वायु के कणों के साथ मिश्रित होकर पूरे कमरे में फैल जाते हैं। यदि इत्र के कण गतिशील नहीं होते तो अगरबत्ती की गंध दूर बैठे आप तक नहीं पहुंचती। अब क्या है कि इत्र में जो गंध है वो इत्र इतने छोटे छोटे कणों से बना हुआ है कि जब आप उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, वो जलता है तो जो उसके कणों में जो आकर्षण है आपस में वो कम होता है और वो एक दूसरे से दूर होते हैं और वो गतिमान हो जाते हैं और हवा के साथ वो मिश्रित हो जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागते हैं, गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के जो कण हैं वो गतिमान हैं, अस्थिर नहीं होते हैं, लेकिन उसको गर्म करने के बाद वो गतिमान होते हैं और जब वो ठंडी अवस्था में होते हैं तो वो आपस में ही जकड़े रहते हैं। इसीलिए जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वो पिघलता है, या और भी इस तरह के बहुत सारे चीज़ हैं जिसको आप गर्म करते हैं तो पिघलता है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो भी भाप बन के और ऊपर उठने लगता है। जब वो हल्का होता है तो वो ऊपर उठने लगता है। पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे कणों के वेग बढ़ जाते हैं। अतः ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता रहता है जिसे अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण पदार्थ के कण एक साथ बंधे रहते हैं। इस बल की सामर्थ्य विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होती है। ये जो अंतरानुक बल है यानी आपस में खींचने का जो बल है वो हर एक पदार्थ में होता है, लेकिन किसी पदार्थ में अधिक होता है, किसी पदार्थ में कम होता है। तो जिस पदार्थ में अधिक होती है उस पदार्थ को आप आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। जिस पदार्थ में ये अंतरानुक बल कम होती है उसको आप आसानी से तोड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए एक लोहे की कील, खड़िया का टुकड़ा और ईंट का एक छोटा टुकड़ा लें। इन तीनों को अलग करके हथौड़े से प्रहार करें। आप पाएंगे कि खड़िया का टुकड़ा आसानी से चूर चूर हो जाता है, ईंट का टुकड़ा थोड़ी कठिनाई से टूटता है, जबकि लोहे की कील को तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। इससे हम इस निष्कर्ष
पर पहुंच सकते हैं कि खड़िया के कणों के मध्य अंतरानुक आकर्षण बल सबसे कमजोर है, जबकि ईंट के कणों के मध्य यह बल थोड़ा मजबूत है। लोहे की कील में यह बल सबसे अधिक है। तो अंतरानुक आकर्षण बल जो है, जिस पदार्थ में जितना अधिक होगा वो पदार्थ उतना ही कठोर होगा, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो फिर से उसके पदार्थ जो है वो गतिमान होने लगते हैं, तो वो ढीले हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। हर एक पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ हो, लोहा जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके अंतरानुक बल उसमें बहुत अधिक है, फिर भी उसके हर एक कण के बीच में खाली जगह है। उसी खाली जगह में जब हवा धीरे धीरे जाती है तो उसमें जंग लगते हैं और वो लोहे भी खराब हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरानुक स्थान कहते हैं। पदार्थ के बीच जो स्थान होते हैं उसको अंतरानुक स्थान कहते हैं। हम देख चुके हैं कि चीनी को जल में मिलाने पर चीनी के कण लुप्त हो जाते हैं। वस्तुतः चीनी के कण जल के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में समावेशित तो हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत छोटे से रूप को विस्तृत करके दिखाया गया है। ये जितना सा आप देख रहे हैं इतना को भी आप खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। मान के चलिए ये किसी एक पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा है, इतना छोटा टुकड़ा जिस टुकड़े को आप पानी में मिला देंगे तो वो पानी में घुल जाएगा। उस टुकड़े में ये एक दूसरे से सभी अलग हैं, लेकिन ये इतने कम दूरी में हैं, इतने छोटे हैं कि आप इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन इस दोनों के बीच में जो दूरी है ये अंतरानुक स्थान है, और इस दोनों के बीच का जो आकर्षण है इसको अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए यहाँ तक के इस अध्याय में जो कुछ भी मैंने बताया आप पदार्थ के बारे में अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद का जो क्लास होगा वो पदार्थ का वर्गीकरण, यहाँ से दूसरा क्लास स्टार्ट होगा। अगर आप दूसरे क्लास में जाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से बिहार बोर्ड कक्षा 9 का रसायन विज्ञान का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखेंगे तो फिर से ये अध्याय मिलेगा। इसके बाद फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर चौथा मिलेगा। अध्याय बहुत बड़ा है तो एक बड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो छोटे छोटे भागों में हम इसको बांट के बनाएंगे और फिर इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखेंगे। और वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं, या फिर आप और किसी दूसरे विषय को पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट्स करके बताएं। तो मिलते हैं हम इसके दूसरे क्लास में।